तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, ठीक है ना। कोफिशिएंट वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है। तो तरीका तो इसमें फिर इस चैप्टर को जो हम निकाल रहे हैं, पहले चैप्टर में हमने 1+p+q और वो निकाले पहले एक्सरसाइज में, फिर दूसरी अभी हमने करी है, इसमें हमने नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते थे। और जब नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज होके ये ना हो तो तब हम फिर इसमें नेक्स्ट जो तरीका है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, उससे सोल्व करते हैं। वो क्या है? हैं? तो इसमें जो है ना ये एक्स, वो तरीका तो वही है, यहाँ तो कुछ छोड़ेंगे नहीं इसमें, है ना। तो इससे डिवाइड कर लेंगे पहले तो इक्वेशन को, तो d2y/dx² -1/x dy/dx -4x² y = 8x² sin x²। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है हमारी -1/x, q की वैल्यू है -4x², ठीक है, और r की वैल्यू है हमारी 8x² sin x²। इस तरह से p q r हमने ले लिए हैं। अब इसमें देखो ये जो है ना, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है x, और ये डिपेंडेंट है y जो है वो x पे डिपेंड करता है। dy/dx का मीनिंग क्या होता है कि y तो है डिपेंडेंट और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y x पे डिपेंड करता है। जैसे हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है ना, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, πr²। तो a जो है वो r पे डिपेंड करता है, तो ये तो है हमारा इंडिपेंडेंट, यानी कि r को हम चेंज कर देंगे, तो जैसे जैसे r को चेंज करेंगे वैसे वैसे एरिया चेंज होता रहेगा। तो ये तो है इंडिपेंडेंट, यानी कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंट है। और जो इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है एरिया, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा y तो है डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ अब इसको अगर हम निकाल लेंगे ना 1+p+q से, या 1-p+q जो पहले एक्सरसाइज के था हमारा तरीका, या p+qx, उससे किसी भी तरीके से ये हमारा जीरो नहीं आने का है। तो पहले एक्सरसाइज का तरीका हमारा फेल हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में लिया था हमने, दूसरी एक्सरसाइज में क्या था, हम जो निकालते थे पी क्यू और ये, वो भी नहीं लग पाने का है, उससे भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। जो हमारा x निकालते थे, x थोड़ी आसान सी छोटी संख्या आनी चाहिए, वो नहीं आती यहाँ पर। हाँ हाँ, लगा के देखना चाहिए। अब पेपर में अगर आता है तो हमें कैसे पता चलेगा, एकदम थोड़ी ना कर देंगे, लिखेगा वो है नहीं, तो कौन सा मेथड लगाना है, इसलिए पहले हमें वो सीखना चाहिए जरूर, सारे देख एक बार लगा के देखने चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद जो है इसमें, तो बाय चेंजिंग, यहाँ जो मेथड है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको चेंज करते हैं। और उसका तरीका क्या है, तो सबसे पहले जो शुरुआत, द इक्वेशन ट्रांसफॉर्म, जो इक्वेशन बदल के आती है ना, वो ये है, द इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्स टू, ये देखो इस इक्वेशन ये इस तरह से चेंज होगी फिर, d2y/dz², x की जगह पे z आ जाएगा, प्लस p1 dy/dz प्लस q1 y = r1। अब ये जो इसमें p1 q1 r1 आए हैं, ये अब हम फॉर्मूले लिखेंगे, वहाँ से इसे निकालेंगे p1 q1 r1 और इस इक्वेशन में रखेंगे, और फिर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जैसे नॉर्मल फॉर्म में हम नॉर्मल इक्वेशन लिखते थे d2y/dx² प्लस xv = y, तो x निकाला हमने और y निकाल के रखा। ऐसे यहाँ पर हम p1 q1 और r1 निकाल के इस इक्वेशन में रखेंगे। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया है, जो x था यहाँ पे x था, यहाँ z हो गया है। अब ये z में कैसे चेंज होती है, यही हम इसको निकालना सीखेंगे। तो इसके फॉर्मूले क्या हैं, ये p1 = जो p1 है वो ये है, p1 निकालेंगे तो d2z/dx²
प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स, ये याद करना है हमें ये फॉर्मूला जरूर, ओवर डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखेंगे Q1 गोज टू Q ओवर डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। और R1 इक्वल टू R ओवर डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। तो देखो इसमें जो है ना डी जेड ओवर डी एक्स, तो ये होल स्क्वायर डिवाइड में तो सभी के ही है, एक तो ये इस तरह से याद हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है, ये तो सभी में ही है। बाकी Q1 अगर हमें निकाला है तो Q1 में Q के अपोन में है, R1 में R के अपोन में है, और P1 में ये है D2Z ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस P डी जेड ओवर डी एक्स, और ओवर ये तो हमारे याद हो ही गया। अब ये कहाँ से निकलेंगे इसके बारे में सोचना होगा। तो इसके लिए क्या तरीका है कि सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं Q1 से। Q1 से हम एक और फंक्शन निकालेंगे जेड मोर एक्स में रिलेशन। Q1 से हम जेड मोर एक्स में रिलेशन निकालेंगे, और वो कैसे निकालते हैं ये बात यहाँ से सीखनी है। तो देखो Q1 जो निकलेगा, Q क्या है हमारा, -4x² ओवर डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। Q1 इक्वल टू Q अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखा। और इसको एक अपने आप अपने पास से कोई नंबर मानेंगे यहाँ, और उस नंबर को जैसे कि यहाँ पर -1 ले सकते हैं, कुछ भी अपने पास से नंबर ऐसा मानना है। -1 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये यहाँ चला जाएगा। ये अपने पास से ही मानने होंगे नंबर। इसका तरीका ये है कि जैसे ये माइनस में आ जाए ना तो इसको प्लस कर लो। क्यों, क्योंकि अब देखो 1 मिनट में बताता हूँ तुम्हें। ये इस डी जेड और डी एक्स को यहाँ ले जाओ, जब यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर और इक्वल टू 4 आ गया ये। और अगर हम इसे माइनस ना मानते तो -4 रहता, हम मान ले +1 ले लेते तो ये माइनस में रहता, और अगर इसका अंडर लेते तो ये फिर इमेजनरी नंबर आ जाता। तो वो जो इमेजनरी नंबर है हमें वो हटाना होता है, मेन चीज़ हमारी ये है यहाँ पे। ठीक है, इसे -1 की जगह -4 भी मान सकते थे, क्योंकि -4 से फिर -4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही सोचना है हमें, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है सोचने के लिए कि माइनस हमें ये हट जाए। ज़्यादातर जगह माइनस में आ जाएगा, या कोई बड़ा सा नंबर आएगा उसे छोटा सा नंबर बना लेंगे। तो इस तरह से डी जेड और डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो डी जेड और डी एक्स निकल कर आ जाएगा ये। ठीक है, अब डी जेड और डी एक्स बताओ क्या आएगा, इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा, अब डी एक्स को इधर पहुंचाओ, इसका इंटीग्रेशन करो तो जेड इक्वल टू क्या आ गया, ये 2x। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z इक्वल टू कितना जाएगा, ये हमारा 2x। ये था हमारा, ये हमारा 4x स्क्वायर था ये। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये कितना जाएगा 2x, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो इस तरह से z इक्वल टू आ गया हमारा x²। ठीक है, और फिर इसका एक बार देखो डी जेड ओवर डी एक्स कितना है 2x, और d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर बताना कितना हो जाएगा। इसका एक बार डिफरेंशियल करना क्या आएगा बताओ, d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना है 0, वो 2 आ गया ये d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ हमें निकाल कर रखनी है, डी जेड ओवर डी एक्स, जेड और d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये यहाँ से अब इससे आगे कैसे सोल्व करते हैं ये उतार लो भी। अच्छा देखो, ये हमने Q1 तो निकल ही गया हमारा -1, तो जब इस इक्वेशन में रखेंगे Q1 रख जाएगा हमारा। अब P1 और R1 क्या है, R1 R अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर कितना है हमारा 4x², ये रहा। तो R1 इक्वल टू, अब R1 भी निकाल के रख लेते हैं हम, R1 इक्वल टू R अपॉन, इसमें रखेंगे ना यहाँ पे, तो R कितना है, ये रहा 8x² और sin x² ओवर डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर।
डी जेड और डी एक्स होल स्क्वायर, ये रहा 4x²। ठीक है, तो इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 sin x² आ गया निकल के, है ना। x² से x² कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह से ये R1 की वैल्यू आ गई। अब P1 रह गया बस हमारा। P1 को कैसे निकालेंगे हम? P1 इक्वल टू है d2z और dx²। वो देखो हमने पहले निकाल के रख रखा है, d2z और dx², ये होगा हमारा 2। ठीक है, प्लस p dz और dx, p की वैल्यू ये रही -1/x, और dz और dx कितना है 2x, ओवर dz और dx होल स्क्वायर, वो कितना है 4x² है। अब यहां से देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2 0। तो इस तरह से P1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, और P1 की वैल्यू जो है मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम्हारा क्वेश्चन सही दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा? ये ध्यान रखना, P1 की वैल्यू जो है ना ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादा क्या, यहाँ 0 ही आ रही है। 100% तो हम नहीं कहेंगे भाई, 99% केस में P की वैल्यू जो है, P1 की वैल्यू वो 0 ही आ रही। तो अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब तुम सही कर रहे हो, इसी मेथड से होना है क्वेश्चन। अगर P1 0 नहीं ला पा रहे तो फिर इसका मतलब तुमने मेथड एक गलत चूज कर लिया, हो सकता है इससे पहले वाले से हो रहा हो, या इससे नेक्स्ट वाला भी है एक क्वेश्चन, एक तरीका। तो यहाँ P1 हम निकाल लेंगे ये, तो P1 Q1 R1 तीनों हमारे निकल चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो y से x से z में चेंज हुआ था, अब इस इक्वेशन में हम इसे रखेंगे ये। और ठीक है, अब इसमें ये जो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन चेंज होकर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, इसमें हम रखेंगे। तो इनकी वैल्यू को जब हम रखते हैं तो ये आ जाएगा d2y ओवर dz² प्लस P1 तो 0 आ ही रहा है हमारा, तो P1 dy/dz, तो खत्म हो गया टर्म, प्लस Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 ली थी हमने, ठीक है ना। तो ये -1 और ये y हो जाएगा, तो -1y और इक्वल टू R1 कितना आ रहा था हमारा, ये आ रहा है 2 sin 2, देखो अब इसको भी 2 sin x², और x² हमारा क्या था, z की वैल्यू क्या आ रही थी, बताओ z की वैल्यू क्या है, निकाल रखी है ना हमने। हाँ, तो ये सारा जो है ना, ये इसको 2 sin z लिखेंगे अब हम। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो z है, तो x नहीं रहने देना फिर हमें यहाँ पे, इसलिए हमने इसको भी z में ही कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन को। और अब ये CF और PI निकल जाएंगे इसके, तो CF कैसे निकलेगा, m² माइनस ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी इसकी, क्या बनेगी भाई, m² -1 = 0, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा +-1, और CF क्या हो जाएगा इसका, C1 e⁻x और प्लस C2 e⁻−x, ये हो गया। और फिर इसके बाद CF हो गया, PI निकालेंगे हम। PI कैसे निकालते थे भाई, ये 2 sin z जो है इधर वाला, इसके डिवाइड में लिख देंगे हम d² -1, और d की वैल्यू क्या लिखेंगे अब, हैं, तो -1 और -1, तो -2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया माइनस sin z। ठीक है, इस तरह से ये हमारा PI आ गया। तो CF प्लस PI हमारा सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन y इक्वल टू आ गया कितना हमारा, CF प्लस PI। CF कितना है, ये x में नहीं है, ये गलत लिख दिया हमने, किस में आएगा ये, z में। तो C1 e⁻z प्लस C2 e⁻−z और माइनस sin z। ठीक है, PI। और अब इसके हम जो z है, z कितना था हमारा x², तो C1 e⁻x² प्लस C2 e⁻−x² और माइनस sin x², ये आ गया y इक्वल टू। तो इस तरह से ये हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। तो ये चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे तो P की वैल्यू कितनी है cot x, Q की वैल्यू कितनी है 4 cos² x, और R की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अब इसको बाय चेंजिंग वो लिख लोगे ना तुम इसे, अब वो मैं ना लिखूं,
अब तो पहली इक्वेशन में बता ही दिया था, बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम एक्स टू जेड द इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्स टू, मतलब जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी किस फॉर्म में, डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वेयर प्लस पी वन डी वाई ओवर डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन। और अब इसमें हमारे, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं ना, क्यू वन इक्वल टू, तो क्यू वन इक्वल टू क्या बताया था हमने, समझ लो इसे एक बार फिर से, क्यू ओवर डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वेयर, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ से लिखो इसे, 4 कोसेक स्क्वेयर एक्स ओवर डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वेयर, ठीक है। अब ये अपने आप से मानना होता है यहाँ पे क्यू वन, तो इसको अगर हम 1 ले लें, क्योंकि माइनस तो यहाँ है नहीं, तो 1 ले लो, ठीक है ना, इक्वल टू अपने आप मानना है, तो Q1 को अपने आप ले, Q1 की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। अब याद रहेगा ना, हाँ, अब यहाँ से निकलेंगी और सारी वैल्यू यहाँ से निकलेंगी अब, हाँ Q1 तो अब निकल गया, और ये से लिख देंगे, से का मतलब मान लिया ये हमने, ये माना हुआ होता है हमेशा अपने पास। 4 भी मान सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 4 भी मान सकते हैं। तो इस तरह से ये हम इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया ये, 4 कोसेक स्क्वेयर एक्स। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो डी जेड ओवर डी एक्स कितना आ गया निकल के हमारा, 2 कोसेक एक्स। और फिर इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों चाहिए हमें इसका डिफरेंशियल भी चाहिए और इंटीग्रेशन भी चाहिए। तो अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वो कितना होगा जाएगा, बताओ, डी टू जेड और डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो 2 और कोसेक एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ठीक है ना, तो माइनस और कोसेक एक्स और कोट एक्स, ये हो गया। और फिर डी ये इसका इंटीग्रेशन भी कर लो तो जेड निकल जाएगा, जेड इक्वल टू 2 और कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ, लोग बताओ कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लोग 10x/2, छोटे वाला लिखे करो, ठीक है। ये भी है इसका इंटीग्रेशन कोसेक्स का लोग 10x/2, तो ठीक है, ये हमारे हमने निकाल कर रख लिए, जेड और डी जेड और डी एक्स और डी टू जेड और डी एक्स स्क्वायर और Q1। अब इसके बाद हम निकालते थे R1 क्या बताया था हमने, R अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब R कितना है हमारा, 0, तो 0 ही आ गया निकल के R1 तो, ठीक है। P1 क्या बताया था, बताओ, P1 क्या था, डी टू जेड ओवर डी एक्स होल, डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स और डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ये था। तो डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर हमने पहले निकाल कर रख रखा है, -2 कोसेक कोट एक्स कोसेक एक्स, है ना, ये था ना, और प्लस पी की वैल्यू क्या है हमारी, कोट एक्स, पी और डी जेड और डी एक्स क्या है, ये 2 कोसेक एक्स, तो 2 कोसेक एक्स और कोट एक्स, ठीक है ना, ये आ गया। और डिवाइड में है हमारा डी जेड और डी एक्स होल स्क्वायर, जो कि है हमारा 4 कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ऊपर वाला 0 हो गया, और यही हमें चाहिए, P1 की वैल्यू जो है ना वो 0 ही आनी चाहिए हमारी, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ी सी पहचान बताऊं हल्की सी, ये रूल नहीं है, कभी रूल मानने लगो, कि इन क्वेश्चन में ज्यादातर, पर ऐसा नहीं है, साइन कोस मिलते हैं, साइन कोस टेन कोसेक, पर ये रूल नहीं है। तुम कहने लगो कि ये यहाँ तो ऐसा नहीं है, मैं बताऊं थोड़ी सी पहचान है, एक छोटी सी हल्की सी। वैसे एक्सरसाइज में से कई सारे क्वेश्चन है जिसमें नहीं है। अच्छा हाँ, अब ये P1 Q1 R1 तो हमारे निकल गए, इसमें यहाँ वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में हम रखेंगे वैल्यू, तो ये रखी जाएंगी d2y ओवर डी जेड स्क्वेयर प्लस P1 के लिए तो 0 है, तो ये सेकेंड टर्म खत्म होगी, प्लस Q1
की वैल्यू हमने ले ली है 1, तो 1 y हो गया ये, और इक्वल टू R1 कितना है 0, ठीक है। तो ये आ गया बस। अब ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, एम स्क्वायर प्लस 1 इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, और इसका जो m की वैल्यू कितनी आएगी माइनस प्लस माइनस आई आ गया ये, और इसका CF क्या निकल जाएगा अब भाई, C1 कोस x नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा z, क्योंकि वेरिएबल z है ना यहाँ पे, तो कोस z और प्लस C2 साइन z। ये CF आ गया, PI इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। इसकी तो अभी क्वेश्चन की जरूरत है ही नहीं हमें, तो इस तरह से PI आ गया हमारा यहाँ पे 0, और CF प्लस PI से y इक्वल टू सोल्यूशन लिखा जाएगा इसका C1 कोस z और प्लस C2 साइन z। लेकिन हमें वैल्यू तो इसकी x में निकालनी है, ठीक है ना, हमें तो ये x में चाहिए। तो अब x और z में क्या रिलेशन था, वहां से लिखो, z इक्वल टू कितना था वो 2 log 10x/2, 2 से रख देंगे बस, तो ये आ जाएगा C1 2 log 10x/2, C1 कोस, सॉरी कोस भी आएगा ना, कोस log 10x/2 और प्लस C2 साइन 2 log 10x/2, ठीक है। तो देखो इसे साथ साथ है ना करते भी जाओ, देखो cos x से डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी, p की वैल्यू क्या आएगी साइन x ओवर cos x 10x, ये p आ गया हमारा। q क्या आ जाएगा -2 cos स्क्वायर x, हमने इसे डिवाइड कर रखा है ना, और r कितना आ जाएगा 2 cos टू द पावर 4x। इस तरह से डायरेक्ट ही लिख रहे हैं हमने, 2 सवाल कर लिए, इस तरह से हमें पता भी है, तो पी क्यू आर हमने लिख दिए। अब इसके बाद हम जो इक्वेशन चेंज होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज हो जाएगा x से z में, तो तब इक्वेशन में चेंज होने पर q1 की वैल्यू हम सबसे पहले लिखेंगे, q1 इक्वल टू है q ओवर डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। अब q की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, देखो -2 कोस स्क्वायर x है। देखना भी एक बार यहाँ थोड़ा तुम्हें जो है समझना चाहिए। इक्वल टू बताओ क्या माना है इसमें, हैं -1 नहीं लेंगे, -2 लेंगे, बताओ क्यों। हाँ क्योंकि वो अंडर रूट में आ जाएगा अगर हमने 2 नहीं लिया तो। निगेटिव वो रूल नहीं है, मैंने बताया वो तरीका है थोड़ा सोचने का, क्वेश्चन इजी बनाने का, वो रूल नहीं है। तो इसलिए -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और ये डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर कितना जाएगा अब निकल के, डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू यहाँ से -2 लेंगे। मैंने स्पेशल ध्यान देने के लिए इसलिए कहा था कि क्यों लिया हमने ऐसा। अच्छा अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट क्या जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स, और इसका डिफरेंशियल भी निकाल कर रखेंगे, तो डिफरेंशियल डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल क्या हो जाएगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और साथ में जेड यानी कि इसका इंटीग्रेशन भी निकाल कर रखेंगे, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये देखो हमने निकाल कर रख दिया जेड डी जेड सारे। अब हम इसके बाद R1 निकालते थे, R1 क्या होता है बताओ, R1 इक्वल टू R अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, तो R कितना है हमारा, इसे लिखेंगे 2 cos टू द पावर 4x, और अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर कितना था हमारा कोस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना आ गया बताओ, कोस स्क्वायर एक्स आ गया निकल के, हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये R1 आ गया। अब P1 और निकालना रह गया बस, P1 क्या था हमारा, फॉर्मूला बताइए जरा, बोलो, डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर और प्लस P डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये याद हो जाना चाहिए जरूर, और डिवाइड में क्या था डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, बताओ क्या है, ये वाला पहले वाला डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, अच्छा ये वाला डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स, ये याद हो जाने चाहिए सही, नहीं तो ये अगर गलत याद हुए तो क्वेश्चन तो फिर गलत होना ही है। तो डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ रहा था माइनस साइन एक्स, ये लिखेंगे माइनस साइन एक्स, और प्लस पी, पी की वैल्यू कितनी है 10x, और डी जेड ओवर डी एक्स हमारा कोस एक्स था,
और कोस एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या हो जाएगा ये, बताओ बताओ कितना होगा ये, साइन एक्स बचेगा, तो ये प्लस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स, जीरो आ गया निकल के। तो इसका मतलब मेथड हमारा सही चल रहा है, हमें यही अप्लाई करना चाहिए था जो हम कर रहे हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब इसका चेंज हो जाएगा तो इक्वेशन चेंज होगी कुछ इस तरीके से, डी टू आई और डी जेड स्क्वायर प्लस कितना P1 जीरो है और प्लस Q1 y। अब Q1 हमने कितना लिया है यहाँ पे -2, ठीक है ना, ये -2 ले रखा है हमने, तो इसे लिख लेंगे -2 और y और इक्वल टू R1 हमारा था 2 कोस स्क्वायर एक्स। और देखो कोस स्क्वायर एक्स हमने निकाल रखा है कि कोस स्क्वायर एक्स जो है ना वो उसे चेंज करो 2 कोस स्क्वायर एक्स को, वो हमारा जेड में आना चाहिए ना, जेड में, जेड की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, हाँ तो देखो इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा हमें, मैं लिख के दिखा रहा हूँ एक बार, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स है, इसे जेड में लिखना है, तो क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की वैल्यू जेड है तो 1 माइनस जेड स्क्वायर लिखा जाएगा ये, है ना, ये स्पेशल चेंज करना आना चाहिए हमें। अच्छा अब ये तो वो बन जाएगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बनेगी बताओ, डी इसकी जगह m रखते हैं तो m स्क्वायर और -2 इक्वल टू 0, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी अब ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। और इसको अब क्या लिखेंगे हम, क्या था इसका फॉर्मूला, CF क्या लिखेंगे, CF बताओ, C1 कोस हाइपरबोलिक 2√2 जेड और प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक √2 जेड, ठीक है, इस तरह से ये हमारा CF आ गया। और PI लिखेंगे, अब इसका क्या होगा PI बताओ, अब देखो PI निकालेंगे हम, PI में क्या लिखेंगे भाई, ये है हमारा 2 1 माइनस जेड स्क्वायर और इसके डिवाइड में भाई 2 1 माइनस जेड स्क्वायर और डिवाइड में लिखेंगे ये डी स्क्वायर -2। और इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, -2 को कॉमन लेंगे, वो -2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस और 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 टू द होल पावर -1 और 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये तो आएगा। और फिर इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो बस इसे लिख लेंगे, एक्सपेंशन क्या होगा -1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 और 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई डी स्क्वायर पे 2 बार इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये बताइए ज़रा भाई, -1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और डी स्क्वायर बाई 2 पे 1 का डिफरेंशियल 0 और माइनस जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा -2 जेड -1 और -1 मिला के -2 प्लस जेड स्क्वायर, -2 प्लस जेड स्क्वायर, नहीं -1 ही +1 आ रहा होगा भाई, ये +1 आ रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर आ गया इसका PI निकल के। और फिर अब CF प्लस PI लिख देंगे हम, CF प्लस PI और जेड की वैल्यू रख देंगे निकाल के, ठीक है ना, ये मिटो दूँ यहाँ से, यहाँ रखता हूँ मैं CF प्लस PI, तो y इक्वल टू सोल्यूशन लिखेंगे CF प्लस PI, और CF है हमारा कितना था, CF ये था, इसे चाहे तो इसने ई में लिख रखे हैं भाई √2 जेड और प्लस C2 e टू द पावर -√2 जेड, ये भी सही है वैसा, जो हमने हाइपरबोलिक में लिखा है इसमें भी लिख सकते हो। अच्छा और प्लस PI हमारा जेड स्क्वायर है, और अब इनकी वैल्यू, जेड की वैल्यू वापस रखो, जेड की वैल्यू क्या थी, जेड कितना लिखा था हमने, जेड बताओ, तो अभी से रख देंगे C1 e टू द पावर √2 साइन एक्स और प्लस C2 e टू द पावर -√2 साइन एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
इस तरह से ये सॉल्यूशन हमने इसका निकाला है। हाँ भाई, क्या कह रहा था? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, हमने मेथड पढ़े हैं इसमें पहले में। हमने चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा है, नॉर्मल फॉर्म में रिडक्शन करके पढ़ा है, और 1 + p + q जो पहली एक्सरसाइज थी। लेकिन अगर ये कह देता है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है तो फिर हमें उसी मेथड से ही करना होगा। और इस मेथड में बहुत सिंपल सा ही है वैसे तो तरीका, कि हम जो है ना ये इक्वल टू जो पी आई निकालते थे अभी नहीं निकालेंगे, उसे जीरो लेंगे। इक्वेशन को इसको इस तरह से लेंगे, d2y/dx² + 4y = 0। और सी एफ जो निकालते थे हम, क्या इसकी जगह एम लिख लेंगे? m² + 4 = 0। तो m² + 4 = 0 से क्या निकल के आएगा? m = ±2i। और इसको सी एफ की फॉर्म में फिर कैसे लिखेंगे? y = c1 cos 2x और +c2 sin 2x, ये तो आएगा। अब इसको जो है c1 c2 हमारे ये कॉन्स्टेंट्स हैं, हम इनको थोड़ा इस तरह से लिख लें। अभी भी वो कॉन्स्टेंट ही हैं, इसी तरीके से ही हैं, cos 2x + b sin 2x। तो कोई चेंज ज़्यादा नहीं है, हमने c1 c2 को ये भी लिख लिए हैं, वो भी कॉन्स्टेंट थे, ये भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है। अब इसके बाद इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसे। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा dy/dx। अच्छा, यहाँ एक चीज़ हमें करनी है कि ए और बी का भी डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ तो केवल c1 c2 कांस्टेंट थे, यहाँ जो ए बी हैं, ए एंड बी आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये एक्स के फंक्शन मानेंगे हम इनको, हाँ, ए बी को। ठीक है ना। तो जब डिफरेंशियल करो इसका, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, या पहले इसका कर लो da/dx cos 2x और प्लस a और cos 2x का sin 2x माइनस के और 2। ठीक है। फिर ऐसे इसका करेंगे प्लस db/dx और sin 2x और प्लस b 2b और sin 2x का cos 2x। इस तरीके से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। और यहाँ पर अब जो da/dx है हमारे, ये वाली जो टर्म है जिसमें da/dx और db/dx लिखे हुए हैं, इनको जीरो ले लेते हैं। ये सभी जगह यही तरीका होगा हर क्वेश्चन में, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में। और प्लस db/dx sin 2x = इसे जीरो करेंगे। तो जब इसको जीरो करेंगे तो dy/dx क्या रह जाएगा हमारा? कितना रह जाएगा ये? एक तो ये बचेगा -2a sin 2x और प्लस 2b cos 2x। बाकी तो हमने जीरो ले ही लिया है। ठीक है। और इसका दोबारा से फिर से डिफरेंशियल करेंगे, d2y/dx² दोबारा से निकालेंगे। अच्छा देखो, ये हमने कर लिया है dy/dx। अब इसका एक बार और डिफरेंशियल निकालेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग dy/dx। तो ये हमारा आ जाएगा d2y/dx² = भाई ये हो गया 2 - 2 कितना हुआ है da/dx और sin 2x और भाई इसका डिफरेंशियल कर दिया तो ये लिख लिया, और फिर आगे माइनस
कितना जाएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे साइन 2x का तो -4 आ जाएगा ये, और a और साइन 2x का कितना हो जाएगा, cos 2x। ठीक है, आगे करते हैं फिर इसका 2b cos 2x का। तो इसे क्या लिखेंगे भाई, 2db/dx और cos 2x और प्लस cos 2x का माइनस साइन 2x, तो -2 साइन 2x और b। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। और फिर इसकी d2y और dx² की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी, जो इक्वेशन हमारी दी हुई थी, गिवन इक्वेशन जो है, जो क्वेश्चन था हमारा, d2y और dx² की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो ये ही सेम वैल्यू यहाँ लिखी जानी है। और यहाँ पे हाँ, ये जब cos 2x से करेंगे तो 2 और आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वैल्यू को हम इसमें इस इक्वेशन में रखेंगे। तो रखो जरा, क्या आता है इसका, -2 dA/dx, इस इक्वेशन में रख रहे हैं, साइन 2x -4a cos 2x, ये +2b dB/dx cos 2x। नहीं, ये वाली नहीं, ये जो d2y और dx² की वैल्यू आई है यहाँ रख रहे हैं इसमें, ना जीरो नहीं लेंगे इन्हें। अच्छा, 2b cos 2x और -4b sin 2x। ठीक है, और फिर y की वैल्यू रखेंगे, जो y की वैल्यू ली हुई है हमने, यहाँ पे 4y है ना ये, तो 4y लिखेंगे। तो कितना लिखा जाएगा ये, +4y यानी कि 4a cos 2x और +4b sin 2x, और इक्वल टू इसे लिखेंगे फिर 4 tan 2x। ठीक है, अब इसमें हमारा देखो, ये 4a माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो गए, और इस तरह से 4b sin 2x ये कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद ये मैं y तो हटा देता हूँ, इसकी वैल्यू हमने लिख ली है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पर y इक्वल टू क्या लिखा है हमने, ये हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। अब यहाँ हमारे क्या क्या बचे, इन्हें लिख लेंगे हम। देखो, ये बचा है हमारा -2, बल्कि -2 से भी डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा -dA/dx sin 2x, और ये +dB/dx cos 2x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर रखा है 2 tan 2x। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर मान लेंगे 2, और ये जो लिया था हमने इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। और ये दोनों इक्वेशंस हमारी हैं, और इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, ये है हमारी, यहीं लिख देता हूँ मैं इसके साथ में, भाई dA/dx cos 2x प्लस dB/dx sin 2x इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से ये हमारी दो इक्वेशंस हैं, और इन दोनों को सोल्व करना है। सोल्व करके dA/dx और dB/dx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, dA/dx और dB/dx की वैल्यू तो कैसे निकालोगे, जैसे इस इक्वेशन में cos 2x से मल्टीप्लाई कर दो, और इस इक्वेशन में sin 2x से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जोड़ेंगे दोनों को तो ये कैंसिल हो जाएंगे ये तो, और इसमें cos 2x से मल्टीप्लाई किया तो cos² 2x और sin² 2x जोड़ने पे 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से dB/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, बता सकते हो, बताओ क्या आएगी dB/dx की वैल्यू। यही तो बचा है बस, 2 tan 2x और जो cos 2x। ठीक है, तो 2 sin 2x, यही तो बचा। ये तो आ गई dB/dx की वैल्यू। फिर हम इनको इक्वल कर लेंगे, तो इसमें sin 2x से मल्टीप्लाई करो, इसमें cos 2x से, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा sin 2x और इसमें cos 2x है। तो dA/dx की वैल्यू क्या आएगी बताओ, dA/dx, तो इसमें तो हम sin 2x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये sin² 2x और ये cos² 2x,
जब ऐड करेंगे तो कोई स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x कितना हो गया, सोल्व करके बताओ। और इसे ये आ रहा है हमारा -2 साइन स्क्वायर 2x ओवर कोस 2x। निकाल लोगे या बताऊं निकाल के? ठीक है, तो ये dy/dx और dv/dx की वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब इनको मतलब इंटीग्रेट करना है और हमें a b की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, हाँ तो कैसे करेंगे इसे, सोल्व कैसे करेंगे? तो dy/dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 बाहर रख लो और साइन स्क्वायर 2x हम लिख सकते हैं, इसे कोस में लिख लेंगे भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x ओवर कोस 2x dx। ये 1/1 कोस 2x sec 2x हो जाएगा और ये कैंसिल होकर कोस 2x बचेगा। तो sec 2x माइनस कोस 2x आएंगे ये -2 और sec 2x और माइनस कोस 2x और इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec 2x और cos 2x का, भाई sec का तो log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। और 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो 2 डिवाइड में आएगा तो 2 तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये आ गया हमारा log sec 2x प्लस tan 2x और प्लस यहाँ पे ये cos 2x है तो इसका sin 2x आ जाएगा। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आ गया है हमारा निकल के ये। और फिर इसका भी कर लेंगे, b वाले का भी इंटीग्रेशन करना है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू, तो इसका तो आसान ही है, dv/dx लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये b की वैल्यू क्या आ जाएगी -cos 2x और प्लस एक यहाँ भी हम कांस्टेंट लेंगे इसमें c1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ रही है b की वैल्यू माइनस, देखो यहाँ से कर लेंगे ना इसे, तो cos 2x। तो इस तरीके से हमने, और प्लस एक कांस्टेंट c2 कुछ इस तरह से ले लेंगे। ये वो c1 c2 नहीं है, वो तो सिर्फ बताने के लिए थे। अच्छा, तो इस तरह से a b की वैल्यू हम निकाल लेंगे और ये जो a b की वैल्यू हैं, फिर जो हमने माना था क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट हुआ था क्या था, y इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x, तो वहाँ इन a b की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। वो बताता हूँ मैं आगे, चलो इसे इतना करो एक बार। y हमने लिया था a cos 2x b sin 2x, ठीक है ना, ये लिया था। a और b की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू हमारी आ रही है -log sec 2x प्लस tan 2x, ठीक है, और प्लस sin 2x, तो उसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो cos 2x की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर cos 2x की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस sin 2x cos 2x, प्लस फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस c1 और cos 2x। ये तो हुआ हमारा a की वैल्यू रखी, फिर b की वैल्यू रखेंगे और b की वैल्यू आ रही है -cos 2x प्लस c2, तो -cos 2x की मल्टीप्लाई sin 2x के साथ होगी और प्लस c2, ये लिखा था हमने, c2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो c2 sin 2x। अब ये देखो, ये sin 2x cos 2x तो कैंसिल हो गए और बस ये आंसर बचा है हमारा, ये आंसर लिख देंगे हम। इस तरीके से हमें ये सोल्व करना था क्वेश्चन, ये आंसर आ रहा है इसका, ठीक है ना, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x और माइनस ये क्वेश्चन है d2/dx स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू sec nx। इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से सोल्व करना है हमें, तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन बनाई और m की वैल्यू हमने निकाल के और इसको हम
CF इस तरह से लिखते हैं, तो इसको C1 C2 को दोनों को A B ले लिया। इस तरह से हमने dy/dx निकाल लिया ये। और इसके बाद जो है हम इसको A को हम A और B को दोनों को dy/dx निकाला, फिर da/dx कोसेन x और प्लस db/dx साइन x को 0 ले लिया, तो dy/dx हमारा ये बचता है। और इसका अगेन डिफरेंशिएशन निकाला हमने, तो ये हमारा आता है ये, और इसको ये कैंसिल हो गए हमारे एन स्क्वायर कोसेन एक्स प्लस एन स्क्वायर बी साइन एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू हमने जो इक्वेशन हमें दी हुई थी, गिवन इक्वेशन थी, उसमें रखे, तो वहाँ से सोल्व हो के ये वैल्यू हमारी निकल के आती है -n da/dx sin x प्लस n db/dx कोसेन x इक्वल टू सेकंड एक्स। इसका da/dx सोल्व कर लिया हमने और db/dx दोनों निकाल लिए, फिर इसका इंटीग्रेशन किया, तो इस तरह से a और b की वैल्यू निकल कर आती है। और y इक्वल टू ये हमारा इक्वल टू 1/n² कोसेन x log कोसेन x, और इसको पुट करने के बाद y इक्वल टू C1 कोसेन x प्लस C2 साइन x प्लस 1/n² कोसेन x log कोसेन x प्लस x/n साइन x। तो देखो